मैंने अपनी दुल्हन बनी पत्नी का घूंघट उठाए बिना ही उसे ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन मैं विदेश चला गया क्योंकि मेरी शादी पिताजी ने ज़बरदस्ती करवाई थी। 2 साल बाद जब मैं हिंदुस्तान लौटा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। तभी पिताजी की बात ने मेरी हैरानी को और बढ़ा दिया। उन्होंने बताया कि ये लड़की तेरी पत्नी है और यह बच्चा। मैं बहुत समय बाद घर आया था। दरवाजे पर दस्तक दी तो उम्मीद थी कि पिताजी या माँ में से कोई दरवाज़ा खोलेगा, लेकिन सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था जो 2-2.5 साल का होगा और उसका दुपट्टा पकड़े खड़ा था। मैं उस लड़की को अच्छी तरह जानता था और यहीं से मेरी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि वह अब भी इसी घर में मौजूद थी। लेकिन यह बच्चा किसका था? मैं हैरानी में खड़ा रह गया। मेरा हाथ अभी तक हवा में ही था कि पिताजी ने मुझे दूर से देख लिया। मेरी हालत देखकर उन्होंने बताया कि यह लड़की कौन है और बच्चा किसका है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं बेहोश हो गया। मेरा नाम समीर है। मेरे माता पिता मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले अक्सर अपनी मर्ज़ी से किया करते थे। मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला यानी शादी भी उनके बीच की खींचतान का हिस्सा बन गया। मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मेरी शादी उनकी सहेली की बेटी से हो, जो मेरी बचपन की दोस्त थी। वह कई बार हमारे घर आ चुकी थी, कभी कभी बातचीत हो भी जाती थी। मेरी माँ को लगता था कि वह लड़की बहुत समझदार है, हमारे घर के माहौल को अच्छी तरह वाकिफ़ है और उनके दिल के बहुत करीब है। वहीं दूसरी ओर मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी उनके करीबी दोस्त के बेटी से हो और वह दूसरे गांव में रहती थी। मैंने उसे कभी देखा भी नहीं था। उसका नाम मीरा था। यह नाम मुझे कभी पसंद नहीं आया। ना ही उससे कोई भावनात्मक लगाव हुआ और ना ही कभी ऐसा मौका आया कि मैं उससे बात कर सकूं या उसे जान सकूं। मेरे पिताजी की बात ही घर में आखिरी फैसला होती थी, इसलिए उनकी बात मानी गई और मीरा से मेरी सगाई तय कर दी। मेरे मन में यह बात घर कर गई थी। मैं विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे लगता था कि एक गांव की लड़की मेरे सपनों का साथ नहीं दे सकेगी। मेरी सोच आधुनिक जीवन की थी, तरक्की, कामयाबी और सुविधाएं। इन सब में एक साधारण गांव की लड़की का होना मुझे एक खालीपन जैसा लगता था। मेरी माँ चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे एक अलग कमरे में बुलाया, मुझे सामने बैठाकर बोली, बेटा तू मर्द है, अगर तुझे यह लड़की पसंद ना आए तो तलाक दे देना। मेरे चेहरे पर उलझन देखकर उन्होंने और सफाई दी, देख बेटा, तेरा बाप कभी भी मेरी सहेली की बेटी से तेरी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वह हमेशा अपनी बात मनवाना चाहता है। एक बार मीरा से शादी कर ले, उसकी ज़िद पूरी हो जाएगी, फिर तू उसे छोड़ देना और मैं तेरी शादी मेरी सहेली की बेटी से करवा दूंगी, जो तुझे पसंद भी है और तेरे दिल के करीब भी है। यह सुनकर मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई, जैसे ज़ोर का धमाका हो गया। माँ की चालाकी पर हैरानी भी हुई और राहत भी मिली, यह सोचकर कि शायद मेरे मन की बात पूरी हो जाएगी। तभी अंतरात्मा ने आवाज़ दी कि यह मीरा के साथ अन्याय होगा, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वह तो बस इस खेल की एक कठपुतली थी। लेकिन मेरी माँ ने एक और बात कह दी, जिससे सारी सहानुभूति खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि वह एक लड़की बहुत चरित्रहीन है। पूरे गांव के लड़के उसके पीछे पड़े रहते हैं। उसकी हरकतें गांव में सबको पता है। उसका आचरण बहुत ख़राब है। कोई भी भला लड़का उससे शादी नहीं करेगा। यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं वही करूँगा जो आप कह रही हैं। घर में शादी की तैयारियां तेज़ी से होने लगी। हर तरफ खुशियों की बातें होने लगी, मगर मैं अंदर से बेचैन था। मैंने मीरा को कभी नहीं देखा था, ना उसकी कोई तस्वीर देखी थी, ना ही कभी उससे कोई बात की थी, ना ही उसके बारे में कुछ जाना था। मेरे माता पिता ने कहा कि लड़की वाले शादी से एक दिन पहले शहर आएंगे और रस्म पूरी करके अगले दिन वापस चले जाएंगे। लड़की यहीं मेरे साथ रहेगी। मुझे इस व्यवहार पर भी आश्चर्य हुआ कि वे अपनी बेटी की शादी इतनी सादगी से क्यों करना चाहते हैं, जैसे यह सिर्फ एक औपचारिकता हो।
मेरे दोस्त और रिश्तेदार तैयारियों में जुटे हुए थे। निमंत्रण बांटे जा रहे थे। घर के हर कोने में खुशियों की गूंज थी, लेकिन मेरा मन कहीं और लगा हुआ था। मैं बार बार अपने बचपन के सहेली को याद करता, जिससे मेरी कभी कोई गहरी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन एक आत्मीयता ज़रूर थी। उसकी बातें, उसकी शरारतें मुझे बहुत याद आ रही थी। मैंने कई बार चाहा कि अपने पिता से बात करूं, उन्हें समझाऊं कि मैं खुश नहीं हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि वे अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। उनका निर्णय अंतिम होता है, उनकी आंखों में आदेश होता है, उनके लहजे में अधिकार होता है। वे चाहते कि उनका बेटा भी वैसा ही जीवन जिए जैसा उन्होंने जिया। अब शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। घर में मेहमान आने लगे थे। मेरी माँ चुप थी, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत खुश थी। उन्हें विश्वास था कि उनकी योजना सफल हो जाएगी, उनकी बात पूरी हो जाएगी। मुझे भी यही लग रहा था कि बस कुछ दिनों की बात है, शादी हो जाएगी, फिर तलाक हो जाएगा और फिर मैं अपनी पसंद से शादी करूँगा। यह सब मेरे मन में चलता रहा। एक ओर मेरी अंतरात्मा की आवाज़, दूसरी ओर माँ का प्यार, तीसरी ओर पिता का आदेश, चौथी ओर मेरी बचपन की दोस्त की याद और पांचवी ओर मीरा का अनदेखा चेहरा। मेरी ज़िंदगी के ये दिन एक अजीब उधेड़बुन में गुजरने लगे। न रातों को नींद आती, न दिन में चैन मिलता। मैंने कई बार प्रार्थना की कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि या शादी टल जाए या मीरा की तरफ से इनकार हो जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और शादी का दिन आ गया। मीरा के घर वाले गांव से आए थे। बहुत साधारण लोग थे। उनके चेहरे पर विनम्रता थी, उनके बोलचाल में नरमी थी। वे लोग किसी दिखावे या शान शौकत के कायल नहीं थे। उन्होंने रस्म निभाई और अगले दिन लौटने की तैयारी करने लगे। अब मीरा मेरे घर की बहू बन चुकी थी और वह मेरे कमरे में आ गई थी। मेरे दिल में एक अजीब सी भावना थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मीरा की तरफ देखा। मैं कमरे में दाखिल हुआ। मीरा घूंघट निकाले बैठी थी। उसे देखते ही मेरे दिल में फिर से नफ़रत की लहर दौड़ गई। उसके कपड़ों का रंग ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने ज़माने की ग्रामीण शादी हो रही हो। उसकी मेहंदी का रंग फीका था, जैसे ज़बरदस्ती लगाया गया हो। उसके पैरों पर गहरे लाल रंग की पालिश थी, जो मेहंदी के रंग से भी ज़्यादा चुभ रही थी। यह सब देखकर मुझे बहुत परेशानी हुई। मुझे वही बातें याद आने लगीं जो मेरी माँ ने कही थी कि यह लड़की किसी भी तरह मेरे सपनों की कल्पना पर खरी नहीं उतरती। उसके बोलचाल में मासूमियत हो या चालाकी, यह बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, तलाक देना है। मेरी माँ ने कहा था कुछ दिन गुजरने दो, फिर मौका देखकर तलाक दे देना, ताकि बात ज़्यादा ना फैले। मगर मेरे भीतर जो तूफ़ान था, वह किसी सब्र को मानने वाला नहीं था। मैंने सोचा, जब साथ रहना ही नहीं है, जब एक पल के लिए भी उसका चेहरा बर्दाश्त नहीं करना है, तो फिर इसे झूठे रिश्ते की रस्म क्यों निभानी है। मैंने बिना कोई बात किए उसका घूंघट हटाए कह दिया कि मैं जल्द ही तुम्हें तलाक देने वाला हूँ। वह एक पल के लिए जड़ हो गई, फिर उसके होठों से एक दबा दबा सिसकता स्वर निकला। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियों में बेबसी थी। एक सवाल था, एक मातम था, लेकिन मेरे अंदर कोई नरमी नहीं आई। मैं चुपचाप दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे मैंने कोई जिम्मेदारी निभाकर खुद को मुक्त कर लिया हो, जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। मेरे कदम बाहर की ओर थे। मेरी सोच अब आज़ाद हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मेरे दिल में कोई दुख नहीं था। मैं अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया।
कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर फ़ोन उठाया और अपने दोस्त को कॉल की। मैंने कहा, अब कोई रुकावट नहीं बची, अब मुझे बाहर जाना है, जल्दी टिकट का इंतज़ाम करो, अगली उड़ान से निकलना है। जब मेरे पिता को इस बात की खबर मिली तो घर में जैसे तूफ़ान आ गया। हर कमरे से चीखें सुनाई देने लगी। मेरी छोटी बहनें डर गईं, मेरी माँ हैरान रह गई, लेकिन चुप रहीं, क्योंकि यह सारा योजना तो उन्हीं की बनाई हुई थी। उन्हें मेरे फ़ैसले पर पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वे संतुष्ट नज़र आईं। उन्होंने सबको यही कहा कि लड़के का मन नहीं माना तो क्या किया जा सकता है। मेरे पिता ने मुझे कमरे में बुलाया। उन्होंने पहली बार मुझे गुस्से से देखा और पूछा, यह क्या तमाशा है? मैंने उनकी आंखों में देखा और कुछ नहीं कहा। उन्होंने फिर पूछा, क्या मीरा में कोई कमी थी? मैंने बिना सिर झुकाए कहा, वह मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश आई। उसने एक ऐसी बात कह दी जिसे मैं सहन नहीं कर सका। मेरे पिता ने कहा, पहली रात ही कोई ऐसा करता है? मैंने कहा, मैं मजबूरी में था, वह मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने कहा, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। सबको यह कहानी सुना दी गई कि मीरा ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं, लेकिन बात फैल गई। मीरा अपने गांव लौटकर गई। वहाँ एक शांत स्वभाव की लड़की थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब सह लिया। उसके साथ क्या हुआ या किसी ने नहीं पूछा और ना ही सोचा। 2 दिन बाद मैंने अपना सामान बांधा। माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, अब तुम चैन से काम करना। 2 साल बाद हम तुम्हारी शादी तुम्हारी सहेली के साथ करवा देंगे। उन्हें भी अब एक ऐसे लड़के से रिश्ता चाहिए जो विदेश में कमाता हो। मैंने माँ को देखा और हल्की मुस्कान दी। मैंने कहा, अब मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। मुझे किसी से प्रेम नहीं है, मुझे केवल खुद से प्रेम है। मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। वह लड़की मुझे सुंदर लगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह सिर्फ एक चेहरा थी, एक छवि जो कुछ पल अच्छी लगी, फिर भुला दी गई। मैंने कहा, अब मैं वहीं शादी करूँगा जहाँ मेरा मन करेगा, अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से। अब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, ना कोई सलाह लूँगा और ना ही किसी से समझौता करूँगा। मेरी माँ के सपने भी वहीं टूट गए। मेरे पिताजी की ज़िद भी खत्म हो गई और मैं वहाँ सब कुछ पीछे छोड़कर विदेश चला गया। विदेश जाने से पहले मैंने अपनी पत्नी को तलाक के पेपर भेज के उसे तलाक दे दिया। मैंने सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी, मेरे फ़ैसले, मेरी इच्छाएं किसी और के नियंत्रण में नहीं होगी। मुझे रिश्तों की बेड़ियाँ नहीं चाहिए थी, मुझे समाज की परंपराएं नहीं निभानी थी। मुझे सिर्फ आगे बढ़ना था, सिर्फ सफल होना था। मीरा के साथ जो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया। एक पल था जो बीत गया, एक नाम था जो अब मेरे मन से मिट चुका था। अब मुझे ना मीरा से कोई सहानुभूति थी, ना मेरी सहेली से कोई उम्मीद, ना पिता के फैसलों से कोई जुड़ाव। मुझे अब सिर्फ अपने सपनों से मतलब था, सिर्फ अपने रास्ते में वास्ता था। या विदेश में एक ज़िंदगी शुरू करने के सपने लेकर मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अपना देश, अपने माता पिता, अपनी पुरानी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। दिल में एक ही इरादा था, खुद को साबित करूँगा, सफल होकर दिखाऊँगा। दिल में एक खालीपन था, एक अकेलापन था, जो समय के साथ और गहरा होता गया। फिर एक दिन मैंने एक लड़की को देखा। ना तो वह मेरे धर्म की थी, ना मेरी भाषा बोलती थी, ना मेरे देश की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक आकर्षण था, उसके अंदाज में एक मिठास थी। उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। बातें करना, बाहर जाना, घूमना फिरना, सब कुछ जादू जैसा अनुभव हुआ। दिल ने चाहा कि उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊं। दिल ने कहा कि एक बार फिर किस्मत आजमाई जाए। इसलिए हमने कोर्ट मैरिज कर ली। कागज़ी औपचारिकताएं पूरी होते ही हम साथ रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ नया था, सब अच्छा लग रहा था। उसका अंदाज़, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ दिल को भा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हकीकत सामने आने लगी। समझ में आया कि यह लड़की वैसी नहीं थी जैसी मैं चाहता था।
उसका जीवन का नज़रिया मेरी सोच से बिल्कुल अलग था। मैं एक पारंपरिक पति था। मैं चाहता था कि जब मैं घर आऊँ तो खाना तैयार हो, मेरे कपड़े साफ़ सुथरे हों, घर साफ़ हो और मेरी पत्नी का चेहरा खुशबू से महक रहा हो। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा था। मैं थका हारा घर आता तो वह कहती, चलो खाना मिलकर बनाते हैं। कभी कभी कहती, आज तुम ही खाना बना लो, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे लिए यह सब नया और अजीब था। यह व्यवहार मुझे पसंद नहीं था। मैंने यह सोचकर विदेश का रुख किया था कि यहाँ मुझे आज़ादी मिलेगी, सुकून मिलेगा। लेकिन एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे रिश्ते में बंध गया हूँ जहाँ प्यार कम और समझौता ज़्यादा है। वह हर बात पे खुद को मर्द जैसा जताने की कोशिश करती थी। वो खुद निर्णय लेने वाली थी, अपने मन की चलाने वाली थी। उसे किसी की बात सुनने की आदत नहीं थी। मैं चाहता था कि मेरी बात मानी जाए, लेकिन वह चाहती थी कि मैं उसकी बात मानूं। वह एक स्वतंत्र सोच वाली स्त्री थी और मैं परंपरा पसंद पुरुष था। मैंने घर बसाया था शांति के लिए, लेकिन अब यह घर एक रणभूमि बन चुका था। मैं अपनी पत्नी से पत्नी जैसा व्यवहार चाहता था, लेकिन वह स्वयं को पत्नी कहलाने में खुशी महसूस नहीं करती थी। वह कहती थी कि दोनों समान हैं, दोनों काम करें, दोनों जिम्मेदारियां बांटें। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। ना मेरे घर में कभी ऐसा हुआ था, ना मेरे वातावरण ने मुझे यह सिखाया था। मैं उलझने लगा, मैं थकने लगा, मैं बदलने लगा। वह मुझे अब बोझ लगने लगी। उसके हर वाक्य में चुभन महसूस होने लगी। मैं उससे नफ़रत करने लगा। वह मेरी हर बात को टाल देती। मेरे सपने एक एक करके बिखरने लगे। मेरी इच्छाएं दम तोड़ने लगीं। मेरी पहचान एक खोल में बंद होने लगी। मैं अपने माता पिता से भी बात नहीं कर सकता था। वे पहले ही मुझसे नाराज़ थे। मेरी माँ को मीरा के साथ किया गया व्यवहार याद था। मेरे पिता को भी मेरी पसंद पर पीड़ा हुई थी। मैं कभी कभी फ़ोन करता था, लेकिन ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। माँ चुप रहती, पिता ठंडे लहजे में बात करते। वे पैसे तो नहीं मांगते थे, लेकिन मैं भेजता रहता था, पर वे उन्हें निकालते नहीं थे, जैसे मेरा अस्तित्व ही उनके लिए व्यर्थ हो चुका हो। मन में कसम बढ़ती गई। अपराध बोध दिल को काटने लगा। मैं सोचने लगा कि ना यहाँ सुख है, ना वहाँ का रह गया हूँ। माता पिता को नाराज़ किया सुख के लिए, लेकिन सुख मिला ही नहीं। अब तो लगता है कि मैंने स्वयं से भी विश्वासघात किया। मैंने दर्पण देखा तो एक अजनबी चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा जो कभी सपने देखा करता था, अब निराशा में डूबा हुआ था। वह चेहरा जो कभी मुस्कुराया करता था, अब चुप्पी की तस्वीर बन गया था। मैंने उस लड़की से बात की। मैंने कहा कि हम साथ नहीं चल सकते। वह भी कुछ दिनों से यही सोच रही थी। वह भी प्रसन्न नहीं थी, लेकिन अलग होना आसान नहीं था, क्योंकि कानूनी रूप से हम बन चुके थे, दिल से हम टूट चुके थे। इस संबंध से बाहर निकलने के लिए मुझे कई कानूनी प्रक्रियाओं में गुजरना पड़ा। मुझे उसे कुछ धनराशि भी देनी पड़ी, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ी, लेकिन मेरे पास धन की कमी नहीं थी। मैंने सब कुछ दे दिया, बस जान बचानी थी। वो एक बुरा सपना बनकर मेरी ज़िंदगी में आई और चुपचाप चली गई। उसके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन दिल ने फिर वही सवाल किया, अब कहाँ जाऊँ? परदेश में अकेले रहना मुश्किल था। मैंने सोचा वापस लौट जाना चाहिए। शायद वहीं सुकून मिले, शायद वहीं से एक नई शुरुआत हो। मैंने निर्णय कर लिया कि हिंदुस्तान वापस जाऊंगा और एक नई ज़िंदगी शुरुआत करूंगा। शायद अपने किए पर माता पिता से क्षमा मांगूंगा। शायद एक साधारण सीधी सादी ज़िंदगी बिताऊंगा, जहाँ पत्नी पत्नी हो, पति पति हो, जहाँ स्त्री स्त्री हो, पुरुष पुरुष हो, जहाँ रीति रिवाजों और रिश्तों की कद्र हो, जहाँ एक दूसरे को निभाने की भावना हो। मैंने अपना सामान बांधा।
वीज़ा समाप्त होने का समय भी निकट गया था। मैंने सोचा कि अब इस देश में रहने का कोई लाभ नहीं रहा। अब मन किसी चीज़ में नहीं लगता था। अब विदेश वास्तव में पराया लगने लगा था। अब अकेलापन और ज़्यादा महसूस होता था। अब हर चेहरा अजनबी लगता, हर आवाज़ पराई लगती, हर दिल बोझ सा लगता। मैंने निकट ली। आखिरी बार शहर की उन गलियों को देखा जो कभी मेरे लिए एक नई दुनिया का रास्ता थी। अब वही रास्ते बेरंग, नीरस और असरहीन लग रहे थे। मैंने अपना अतीत छोड़ दिया और वतन लौटने की राह ली। यह सोचकर दिल को थोड़ा सुकून दिया कि वतन लौटकर सब ठीक हो जाएगा। माता पिता की नाराज़गी भी खत्म हो जाएगी। माँ तो माँ होती हैं, कुछ आंसू देखकर पिघल जाएगी। पिता समय के साथ नरम पड़ जाएंगे। दिल में यह भी उम्मीद थी कि शायद मेरी गलतियों को भुला दिया गया हो, शायद मुझे गले से लगा लिया जाए। लेकिन जब हवाई अड्डे पर कोई लेने नहीं आया तो दिल में जैसे एक ठंडी हवा उतर गई। जैसे अब भी दिलों में ठंडक जमी हुई है, जैसे मेरी वापसी की कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। घर के रास्ते में बचपन के वे पल याद आने लगे, जब माँ दरवाजे पर खड़ी होती थी, जब पिताजी दरवाज़ा खोलते थे, जब भाई बहन खुशी से गले लगते थे। लेकिन अब दरवाजे के बाहर मैं अकेला खड़ा था। दस्तक दी तो जो रहस्य सामने आया उसने मेरी सोच को झकझोर दिया। दरवाज़ा खोलने वाली लड़की को देखकर पल भर को सांस थम गई। दिल धड़कना भूल गया। मन में सवालों की बौछार होने लगी। यह कौन है? ये यहाँ क्या कर रही है? इतनी सुंदर, गरिमामयी और आत्मविश्वासी, जैसी किसी फिल्मी हश्र से निकली हो। वो मुझे देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर आश्चर्य और उलझन के मिले जुले भाव थे, जैसे वो भी मुझे देखकर चौंक गई हो। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और उसका दुपट्टा पकड़कर खड़ा हो गया। वो बच्चा बेहद सुंदर, मासूम, चमकती आँखों वाला, गुलाबी गालों वाला, नन्हे हाथ पाँव वाला, जैसे कोई गुड़िया हो। फिर वो बच्चा रोने लगा तो वो लड़की झुककर उसे गोद में उठाया और बेहद कोमल आवाज़ में अंग्रेज़ी में कहा, तुम क्यों रो रहे हो मेरी जान? फिर उसे लेकर एक ओर चली गई और मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। मन में सवालों की गूंज तेज़ हो गई। यह लड़की कौन है? यह बच्चा किसका है? या क्या हो रहा है? तभी पिताजी नज़र आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में थकावट और समय की गर्द जमी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, बेटा, यह मीरा है। मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। मेरे होंठ सूख गए, मेरी सोच रुक गई। दिल जैसे एक धड़कन छोड़ गया। मन ने जैसे इस बात को मानने से इनकार कर दिया। क्या यह वही मीरा थी जिसे मैंने देखे बिना तलाक दे दी थी, जिसे मैंने बिना स्वीकार किए ठुकरा दिया था, जो मेरे लिए सिर्फ एक रस्म थी, एक जिम्मेदारी थी जिसे निभाने का कोई इरादा नहीं था? लेकिन सामने खड़ी लड़की किसी और ही दुनिया की लग रही थी। जैसे समय ने उसे संवार दिया हो, जैसे किस्मत ने उसे निखार दिया हो, जैसे प्रकृति ने उसे मेरे फैसले को झूठा साबित करने के लिए बनाया हो। लेकिन इन सबसे भी बड़ा झटका वह बच्चा था जो उसके साथ था, जो उससे चिपका हुआ था, जो मेरी ओर देख भी रहा था। मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। आवाज़ मुश्किल से निकली। मैंने पिताजी से पूछा, यह बच्चा किसका है? उन्होंने चुपचाप कहा, यह तुम्हारा अपना बेटा है। यह सुनकर मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैंने कहा, पिताजी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो मीरा का चेहरा तक नहीं देखा था। मैंने तो सिर्फ इसलिए तलाक दी थी कि मैंने तय किया था कि मैं अपनी पसंद से शादी करूँगा। मैंने तो उससे कभी बात भी नहीं की, दिल से तो उसे अपनाया ही नहीं था। फिर यह बच्चा कैसे हो सकता है? पिताजी ने मेरी ओर देखा और कहा, पहले अंदर आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं चुपचाप अंदर आ गया। दरवाजे बंद हो गए। मेरे कदम भारी हो गए थे, सांसें तेज़ थी, दिल में उलझनों का तूफान था। माँ सामने आई। चेहरे पर बरसों की जुदाई की छाया थी, लेकिन आंखों में माँ का अपनापन था।
उन्होंने मुझे गले लगा लिया, मेरा माथा चूमा और कहा, सब कुछ तू छोड़ गया था ना, पर मैंने तेरा इंतज़ार कभी नहीं छोड़ा। माँ ने मुझे माफ़ कर दिया, गले से लगाया, उसकी आंखें नम हो गईं। मुझे वो सुकून मिला जिसकी तलाश में मैं विदेश गया था, पर जो वहाँ कभी मिला ही नहीं। हाथ मुँह धोया, खाने की खुशबू महसूस की, भोजन की चौकी पर बैठा और माँ के हाथ का बना खाना खाया। दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, लेकिन मन में सवालों की गूंज थी। पिताजी ने कहा, अब मैं तुझे असली बात बताता हूँ, जो तू नहीं जानता, जिससे तू हमेशा अनजान रहा, जिसे जानना अब तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चुपचाप बैठ गया, निगाहें उनकी ओर थी और दिल तेज़ धड़क रहा था। अब पता नहीं क्या सुनने को मिलेगा, क्या राज खुलेगा जिसने मेरी दुनिया बदल दी थी। पिताजी ने गहरी सांस लेते हुए मेरी ओर देखा। मीरा को देखकर शायद उन्हें वह अपनी बेटी जैसी लगी थी, और वह नज़र जो मैंने उस पर डाली थी वह मेरे पिताजी से छुपी नहीं रह सकी थी। उन्होंने अपनी निगाहें झुका ली, जैसे मेरे दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। मीरा रसोई से पानी का जग लेकर निकली तो रक्षित उसके पीछे पीछे आ गया। वह जग रखकर अंदर चली गई। मैंने रक्षित को गोद में उठाने की कोशिश की तो वह रोने लगा। रक्षित की चीख सुनकर मीरा बाहर आई और मेरे हाथों से उसे लेकर चुप कराने लगी। मेरा मन हुआ कि समय का चक्र रोक दूं या हाशिए स्थिर कर दूं। मेरी आंखों के सामने वही स्त्री थी जिसे मैंने ठुकरा दिया था, जिसे मैंने उसकी सूरत देखे बिना ही तलाक दे दिया था। मेरे भीतर एक टीस उठी। अंतर्मन ने मुझे धिक्कारना शुरू कर दिया। पिताजी की आवाज़ ने उस पल की खामोशी तोड़ी और वे बोले, यह बच्चा हमारा है, इस घर की रौनक है। मीरा जैसी लड़की को तूने खो दिया। अब देख, वह न केवल पढ़ाई में सबसे आगे रही, बल्कि चरित्र में भी बेदाग है। मेरे दोस्त ने जब दिल थाम कर तुझसे अपनी बेटी की शादी की थी, तो उन्हें गर्व था कि उनकी बेटी अब शहर जाएगी, तरक्की करेगी, अपने पति के साथ दुनिया देखेगी। लेकिन तूने तो उसे कुछ भी देखने का मौका ही नहीं दिया। तूने एक पल भी धैर्य नहीं रखा और एक स्त्री को, जो कुछ समय पहले तक तेरे नाम से जुड़ी थी, बिना किसी कारण ठुकरा दिया। उसे बिना बोले ही अंधेरे में ढकेल दिया। मीरा ने भी वह समय देखा है जब उसने रो रो कर अपने पिता की तस्वीर को भिगो दिया था। उसने वो दिन भी झेले जब लोगों ने उसे ताने दिए, उसे चरित्रहीन कहा, गांव की गलियों में उसकी निंदा की, लेकिन वह चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसके ससुराल की इज्जत का सवाल है। अगर वह बोलती तो उसके ससुराल वालों का सिर शर्म से झुक जाता, लेकिन उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। हम सब ने जब उसे करीब से देखा, तब हमें अंदाज़ा हुआ कि उसके भीतर धैर्य का समंदर छिपा है। वह जब भी रात को सोने जाती, रचित को सीने से लगाकर आंखें बंद करती, तो उसकी आंखों से आंसू बहते थे। वो आंखें जो सारी दुनिया से अपने गम छिपाती थी। हमने उसके दिल की हालत को जाना। वह हमारे लिए माँ जैसी बन गई। वो माँ जो कभी शिकायत नहीं करती, जो कभी सवाल नहीं करती। असल में यह बच्चा तुम्हारा ही है। मैंने तुम्हारी कोई भी राय लिए बिना अपने दोस्त की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दी। तुमने अपनी मर्ज़ी के खिलाफ़ उससे शादी भी कर ली, लेकिन शादी की रात तुमने इतनी ज़्यादा शराब पी थी कि तुम्हें होश ही नहीं था। उसी नशे की हालत में तुमने मीरा पर ज़बरदस्ती भी की और अगले दिन विदेश जाने से पहले तुमने उसे तलाक दे दिया। तुम्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं था कि तुमने क्या किया है। इसके बाद मीरा अपने मायके चली गई। उसने अपने पिता को पूरी सच्चाई बता दी और इसी सदमे में मेरे पुराने दोस्त की मौत हो गई। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई और मीरा को हर जगह अपमानित किया जाने लगा। तुम्हारे किए गए पाप की सज़ा मीरा को भुगतनी पड़ी, क्योंकि मीरा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसलिए गांव के लोग मीरा को चरित्रहीन कहकर ताना मारने लगे, लेकिन हमें पता था कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है
वो हमारे ही खून का हिस्सा है। 9 महीने बाद मीरा ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। तब तेरे छोटे भाई ने मीरा से शादी करने का फ़ैसला लिया। तेरे भाई ने जब उससे शादी की तब उसने उससे कोई सवाल नहीं किया, कोई शर्त नहीं रखी। बस इतना कहा, इस घर की इज़्ज़त अब मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं इसे निभाऊंगी। वह दिन जब तेरे भाई ने उसे अपनाया हमारे लिए नई सुबह जैसा था। हमने एक लड़की को टूटते देखा था, फिर उसे खुद को संभालते हुए भी देखा। वह लड़की जो तेरे एक शब्द से बिखर गई थी, तेरे एक फ़ैसले से ज़िंदगी से निराश हो गई थी, लेकिन फिर भी वह इतनी मज़बूत निकली कि फिर से खड़ी हो गई। फिर से इस घर को संभाला, फिर से हमारे दिलों को जोड़ा। अब जब तू वापस आया है, तू चाहता है कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसे पहला था। लेकिन बेटा, समय कभी पीछे नहीं लौटता। समय केवल आगे बढ़ता है। जो पल तूने खो दिए, जो भावनाएं तूने ठुकरा दी, जो विश्वास तूने तोड़ा, वह सब अब कभी वापस नहीं आएगा। अब मीरा ना तो तेरे बारे में कोई बात करेगी और ना ही तुझे देखेगी। वह अब तुझसे और तेरे अस्तित्व से भी दूरी बनाना चाहती है। तेरे भाई ने कहा है कि अगर तू 1 महीने से ज़्यादा यहाँ रुका तो वह मीरा को लेकर अलग हो जाएगा। वह अपने बेटे को भी साथ ले जाएगा। वह रचित को अपना ही बेटा मानता है और हम ऐसा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि रचित हमसे दूर हो जाए। हम नहीं चाहते कि मीरा जैसी लड़की, जो हमारे लिए अब एक आशीर्वाद बन चुकी है, वह हमसे जुदा हो। अब चाहे तू कितना भी अफसोस करे, पछताए, वह पल गुज़र चुका है। माँ ने मेरी तरफ देखा, आंखें नम थी, आवाज़ भारी थी। बोली, बेटा, तूने तो हमारी बात ही नहीं मानी। हमने तुझसे कहा था कि सोच समझ कर निर्णय लेना। जब तू विदेश गया, हमने सोचा शायद यहाँ जाकर तुझे समझ आएगी, शायद तेरी सोच बदलेगी। लेकिन तू वहाँ भी अपनी नासमझी से गलत फैसले लेता रहा और बर्बाद होता रहा। और अब जब वापस आया है तो तेरे पास ना रिश्ते हैं, ना सहारा, सिर्फ पछतावा है, सिर्फ अफसोस है। लेकिन यह पछतावा मीरा के लिए कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि अब वह इस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वह केवल अपने कर्तव्य से जुड़ी है। वह अब अपनी जाति या स्वयं से नहीं सोचती। अब वह केवल माँ है, केवल पत्नी है, केवल बहू है और इन तीनों रिश्तों को निभाने में इतनी व्यस्त हो चुकी है कि उसके पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। ना तुम्हारे लिए भावनाएं बची हैं, ना नफ़रत बची है, ना क्रोध बचा है, क्योंकि जिस दिन तुम गए थे उसी दिन उसने ये सब कुछ दफना दिया था। उसी दिन उसने अपने पाप को समाप्त कर दिया था और एक नई मीरा ने जन्म लिया था। अब वह मीरा तुम्हारे लिए अपरिचित है। मैंने माँ की बातें सुनी, पिता के चेहरे की कठोरता महसूस की, छोटे भाई की छाया को दूर से देखा जो आंगन के किनारे खड़ा मीरा को देख रहा था। मीरा ने कभी एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। ना वह पल मेरी यादों से मिट रहा था, ना वह सवाल मेरे मन से निकल रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने उस लड़की को क्यों ठुकराया जो मुझे सम्मान दे सकती थी, प्यार दे सकती थी, वह जिसका साथ मुझे सुकून दे सकता था। वह आज भी अपनी सुंदरता में बेमिसाल थी। मैं सोचता रहा, मैं जलता रहा। मैं कमरे में वापस गया, दरवाज़ा बंद किया, बिस्तर पर लेट गया और छत को देखता रहा। रोशनी मंद थी, आँखों में नींद नहीं थी, दिल में शांति नहीं थी, सिर्फ हर ओर पछतावा ही पछतावा था। मेरे कानों में पिता की आवाज़ गूंजती रही, माँ के आंसू दिल पर गिरते रहे, मीरा की खामोशी चीखती रही, रचित की मुस्कान दिल को चीरती रही। मेरा दिल चाहा कि समय थम जाए या मुझे क्षमा मांगने का कोई अवसर मिल जाए, लेकिन वे सारे दरवाजे अब बंद हो चुके थे, वे रास्ते समाप्त हो चुके थे। वह मीरा जो कभी मेरी थी अब किसी और की थी। वह मेरी भाभी थी, वह मेरी माँ की बेटी जैसी बहू, वह मेरे पिता के गर्व का प्रतीक थी, वह मेरे घर की रोशनी थी। लेकिन मेरे लिए केवल एक छाया थी जो कभी मेरे करीब थी और बहुत दूर जा चुकी थी।